वर्ब की फॉर्म्स में नॉन फाइनाइट को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। इससे पहले हम नॉन फाइनाइट के बेयर इन्फिनेटिव्स, टू इन्फिनेटिव्स, जेरेंड और पार्टिसिपल्स पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। उन्हीं पे बेस्ड आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज कि कैसे एक्सरसाइज में आने वाले सेंटेंसेस को सोल्व किया जा सकता है बाय आइडेंटिफाइंग दीज 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ड्रॉप्ड द गन, ही रेज्ड हिज हैंड्स। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो वर्ब्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। ड्रॉप्ड हमारे पास है, रेज्ड हमारे पास है। अब रेज्ड के लिए तो हमें क्या मिल गया, उसका सब्जेक्ट मिल गया, तो इसके लिए तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि ही रेज्ड, ठीक है, हिज हैंड्स। अब यहाँ पे जो ड्रॉप्ड है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ये थर्ड फॉर्म है तो या तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज होना चाहिए या फिर हमारे पास वो क्या होगा, वर्ब की फॉर्म होगा तो उसका नाउन या उसका सब्जेक्ट हमें मिलेगा। अब यहाँ पे और सब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, तो ये इसके एडजेक्टिव की तरह काम करना चाहिए। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास ना वर्ड आता है, ना, छोड़ना, जाना, तैरना, ठीक है, खाना, वॉक करना यानी कि घूमना, वो सब क्या है, वो नाउन की तरह यूज़ होते हैं, यानी कि हम उसको जेरेंड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जेरेंड तो हमारे पास अगर आता है तो क्या लिखेंगे कि ड्रॉपिंग इज द गन, लेकिन अब हमारे पास ड्रॉपिंग यहाँ पे नाउन की तरह काम नहीं कर रहा, ये कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। गन का एडजेक्टिव बनेगा, विशेषण बन के काम करेगा, कैसे कि वो क्वालिफाई कर देगा वहाँ पे कि किस तरीके की गन थी, ड्रॉपिंग गन थी, यानी कि रखते हुए, नीचे रखते हुए, ड्रॉप करते हुए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस में आता है कि करते हुए या जैसे तैरते हुए, ठीक है, घूमते हुए, ऐसा कुछ वर्ड आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। ओके, तो पार्टिसिपल में हमारे पास फिर वही 3 पार्टिसिपल आ जाते हैं। एक हमारे पास प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक परफेक्ट होगा। पास्ट प्रेजेंट में हमने V1 ING किया था, पास्ट में V3 आता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हमारे पास हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे हम 2 पार्ट में जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों ही पार्ट में करते हुए की सेंस हमें पता लगती है कि V1 ING आ सकता है या फिर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ सकती है। अब देखिए इसने क्या बोला कि ही रेज्ड हिज हैंड, ये काम तुरंत होते ही उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। तो जब हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है कि 2 काम के होने में, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपल यूज़ कर लेंगे, या तो हम यहाँ पे ड्रॉपिंग लिख सकते हैं, ड्रॉपिंग द गन, या हम लिख सकते हैं हैविंग ड्रॉप्ड द गन, हैविंग ड्रॉप्ड द गन ही रेज्ड हिज हैंड। तो दोनों ही इसके अंदर करेक्ट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए कि आई रिग्रेट टू बी लेट फॉर वर्क। अब यहाँ पे मैं वर्ब देखूंगी, कौन सी, रिग्रेट वर्ब देखूंगी। ओके, अब रिग्रेट के साथ हमारे पास क्या आता है, रिग्रेट अगर हमारे पास सिंगल आता है तो उसके साथ हम V1 ING, ठीक है, ये यूज़ करते हैं, यानी कि जेरेंड यूज़ होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है कि रिग्रेट के साथ हम ऐसे लिखते हैं कि आई रिग्रेट टू से, रिग्रेट टू से या रिग्रेट टू टेल, ओके, तो हमारे पास हम 2 + V1 यूज़ कर लेते हैं। आई रिग्रेट टू से यानी कि 2 से 2 + V1 हो गया, आई रिग्रेट टू टेल 2 + V1 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास रिग्रेट अकेली आती है तो उसमें हम लिखेंगे आई रिग्रेट V1 ING बीइंग लेट फॉर वर्क, इस तरीके से वो सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो टू बी की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, बीइंग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। शी गोज ऑन स्पोकन फॉर आवर्स। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या था, जब भी कोई प्रेपोजिशन आती है उसके बाद कोई वर्ब होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, V1 ING होती है, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी जिसके साथ हमारे पास प्रेपोजिशन आ रही होती हैं, तो उस प्रेपोजिशन के बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं, जेरेंड यूज़ करते हैं। तो क्या आ जाएगा, शी गोज ऑन स्पीकिंग, ठीक है, यानी कि उसका बोलना जारी था फॉर आवर्स, कई घंटों तक। तो इस तरीके से हम बोलना इसको यूज़ करेंगे, तो स्पीकिंग हमारे पास इसमें यूज़ करेंगे एज अ जेरेंड। आई एडवाइज्ड हिम कॉलिंग द पुलिस। अब देखो एडवाइज्ड हमारे पास यहाँ पे वर्ब है। अब एडवाइज्ड के साथ पीछे ऑब्जेक्ट आए या ना आए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एडवाइज्ड के साथ हमेशा 2V1 यूज़ किया जाता है, 2 + V1 यानी कि 2 कोल, 2 + V1 मतलब
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो किस में जाती है, टू इन्फिनेटिव्स में जाती है। तो ये कहेंगे कि एडवाइस के साथ टू इन्फिनेटिव यूज़ किया जाएगा। आई एडवाइज हिम टू कॉल द पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैन यू हेल्प मी मूव दिस टेबल। अब अपने आप में इसमें सेंटेंस कंप्लीट है कि कैन यू हेल्प मी मूव दिस टेबल। हेल्प जो वर्ड है इसके साथ हम या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस सेंटेंस में भी ये करेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे टू मूव कर देते, कैन यू हेल्प मी टू मूव द टेबल, तब भी हमारे पास ये करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये याद रखेंगे, हेल्प के साथ बेयर इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव बोथ आर सुइटेबल। ही डेयर नॉट टू टेल हिम व्हाट हैपेंड। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बता दे कि क्या हुआ था। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था डेयर नॉट और नीड नॉट के केस में हमें क्या करना है। ठीक है, वो पूरी डिटेल अगर आपने देखनी है तो आप पीछे वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो, डेयर के साथ हमारे पास नोट आया है, तो जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं और ये मार्जिनल ऑक्सिलरी की तरह यूज़ की जाती है, या ये कहिए कि ये मेन वर्ब की तरह यूज़ की जाती है, तब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ टेल आता है। तो क्या लिखेंगे, ही डेयर नॉट, नॉट के साथ हम लगाएंगे टेल। ठीक है, मेन वर्ब की तरह आएगी तो टू टेल लगेगा, अगर हमारे पास मार्जिनल ऑक्सिलरी की तरह आती है तो टेल लगाएंगे। ही डेयर नॉट टेल हिम व्हाट हैपेंड। या ये कह लीजिए कि डेयर के नेगेटिव सेंटेंस में जब कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तब हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। तो ये केस कौन सा हो गया हमारे पास, बेयर इन्फिनेटिव का केस हो गया। इस तरीके से हम समझेंगे। लेट मी टू कैरी दिस बैग। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया जाएगा। तो लेट वाले सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू कैरी की जगह सिर्फ कैरी करेंगे, लेट मी कैरी दिस बैग। ठीक है, तो वो ऑफर होता है और ऑफर में हम क्या करते हैं, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स टू के बिना, यानी कि विदाउट टू इन्फिनेटिव। अब देखिए, इट इज़ नो यूज़ टू वरी अबाउट द रिज़ल्ट। अब हमने जब क्या किया था, जेरेंड और पार्टिसिपल किए थे, तब हमने एक रूल किया था उसके अंदर कि इट इज़ नो यूज़ करेंगे तो हमारे पास टू प्लस V1 नहीं आएगा, इसके साथ हमारे पास V1 ING चलेगा। इट इज़ नो यूज़ वरिंग अबाउट द रिज़ल्ट। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मेक हे वाइल द सन इज शाइनिंग। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेक हे वाइल द सन इज शाइनिंग। ये हमारे पास एक प्रोवर्ब भी होती है कि जब सूरज चमकता है तभी जो है हे होता है, एक जो भूसा होता है जो जानवरों के खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको कहा जाता है। तो वो प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो वो कब प्रिपेयर करना चाहिए, जब सूरज चमकता है। तो हमारे पास इस शाइनिंग की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, शाइन्स यूज़ करेंगे, क्योंकि जब प्रोवर्ब्स होती हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और सन सिंगुलर है तो हमने क्या यूज़ किया है, शाइन्स यूज़ किया है। तो ये भी हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव में चला जाएगा। ही इंजॉयज टू प्ले कार्ड्स। अब देखो, इंजॉय जो वर्ब है उसके बाद हमेशा क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ING आता है। तो क्या लिखेंगे, ही इंजॉय प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लेइंग लिख देंगे, टू प्ले कभी नहीं आएगा इंजॉय के बाद, वो गलत हो जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए, और भी सेंटेंसेस हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो हमारे पास आते हैं तो उनको हमें कैसे सोल्व करना है, कौन से रूल हमें उसके ऊपर अप्लाई करने होंगे। हाँ जी, अब देखिए, डांस इज़ अ गुड हॉबी। देखो, डांस यहाँ पे वर्ब का काम करती है। डांस जो अकेली है फॉर्म है, वो क्या है, हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है। अगर हमें इसको नाउन बनाना है, यानी कि इज़ आया हुआ है, तो इससे पहले हमारे पास इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, नाउन बनाएंगे। तो नाउन के लिए हमें चाहिए इसका डांसिंग बनाना, यानी कि इसका जेरेंड होना ज़रूरी है। तो हम इसको बना देंगे जेरेंड कि डांसिंग इज़ अ गुड हॉबी, या हम इसको लिख सकते हैं टू इन्फिनेटिव्स, टू डांस इज़ अ गुड हॉबी। तो ये देखो, दोनों ही हमारे पास चांस होते हैं, दोनों ही तरीके से हम बना सकते हैं, क्योंकि जो टू इन्फिनेटिव होता है वो भी एज अ सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, और डांसिंग यानी कि जेरेंड जो होता है वो भी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट काम करता है। तो दोनों में ही हमारा करेक्शन होगा कि डांसिंग भी लिख सकते हो और टू डांस भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट देखिए कि यू शुड लिसनिंग टू योर पेरेंट्स। अब देखो शुड क्या है हमारे पास, मॉडल है, मॉडल के बाद हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा, शुड लिसन। तो ये आईएनजी हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे कि यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। आफ्टर मॉडल वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। माई हॉबी इज़ टू प्लांट ट्रीज़। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो जेरेंड है या टू इन्फिनिटिव्स हैं वो एज अ सब्जेक्ट काम कर सकता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि माई हॉबी इज़, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया कि हॉबी क्या है, तो यहाँ पे माई हॉबी इज़ टू प्लांट भी करेक्ट आएगा, माई हॉबी इज़ प्लांटिंग ट्रीज़ भी आप कर सकते हो, प्लांटिंग ट्रीज़, तो दोनों ही केस में इसको करेक्ट माना जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि शी ऑब्जेक्ट्स टू योर वेस्ट टाइम विद फ्रेंड्स। अब देखो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है वर्ब, इसके साथ तो टू ये कैरी करता ही है, ठीक है। उसके बाद पोजेशन आया हुआ है, पोजेशन यानी कि जब ऑनरशिप दिखाई जाती है, रिलेशन दिखाया जाता है, तो जब पोजेशन आ जाता है तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जेरेंड यूज़ करते हैं। तो जेरेंड के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, वेस्टिंग टाइम, ठीक है। शी ऑब्जेक्ट्स टू योर वेस्टिंग टाइम विद फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। द क्रीकिंग डोर स्टार्टल्ड मी। अब देखो यहाँ पे डोर कैसा है, क्रीक करता हुआ आवाज़ कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है उसे, तो अब मुझे तो अब यहाँ पे क्रीकिंग सही जा रहा है डोर के साथ कि डोर कैसा आवाज़ करता हुआ, क्रीकिंग साउंड करता हुआ, तो क्रीकिंग करेक्ट जाएगा, ठीक है। एंड अनफिनिशिंग असाइनमेंट विल बी सेंट बैक। अब देखो यहाँ पे वो असाइनमेंट तो वो अनफिनिश था, ये चीज़ तो हमें पता लग चुकी, क्योंकि उसको विल बी सेंट बैक, उसको वापस भेजा जाएगा। अब देखो यहाँ पे असाइनमेंट को अगर हमने क्या करना है, इसकी विशेषता बतानी है, तो हम यहाँ पास्ट में चले जाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एन अनफिनिश्ड असाइनमेंट विल बी सेंट बैक, ठीक है, जो भी असाइनमेंट अनफिनिश्ड है उसको वापस भेजा जाएगा। आई वॉज वरीड अबाउट यू। अब देखो इसमें क्या लिखा है हमने, आई वॉज वरीड, यानी कि ये हमारे कुछ न कुछ पैसिव फॉर्म की सेंस दे रहा है हमें, और पैसिव फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और वो ऑलरेडी है कि आई वॉज वरीड अबाउट यू, दैट इज़ करेक्ट, कोई इसमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो वरी की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, थर्ड फॉर्म वरीड ही होती है। हैड फिनिश्ड द लंच आई वेंट टू ऑफिस, यानी कि मैं ऑफिस चला गया कब, लंच फिनिश करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग द लंच। तो अब आफ्टर तो हमारे पास है नहीं, आफ्टर नहीं है तो उसकी सेंस कौन देता है हमारे पास, प्रेजेंट नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल देता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैड की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, हैविंग यूज़ कर देंगे। हैविंग फिनिश्ड द लंच आई वेंट टू ऑफिस। और एक तरीके से कैसे समझ सकते हैं इसको, कि हैड फिनिश्ड हमारे पास आया हुआ था, ठीक है, अब वो भी हमारे पास वर्ब थर्ड थी, ये भी हमारे पास वर्ब थर्ड थी, तो या तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट हमारे पास था नहीं, तो हम क्या करेंगे उसमें हैविंग फिनिश द लंच, इसको कनेक्ट कराने के लिए एक ही सब्जेक्ट रखेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैविंग फिनिश द लंच। तो फिनिश लंच करने वाला कौन है, मैं है, आई है, तो हम उसको कनेक्ट करा देंगे हैविंग फिनिश द लंच, यानी कि लंच फिनिश करते हुए आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस चला गया, या लंच फिनिश करने के बाद में ऑफिस चला गया। तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो आप नॉन फाइनाइट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जो भी कोई तैयारी कर रहा है, ग्रामर सीखना चाहता है और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।